नमस्कार। आज हम ब्रज भाषा के संबंध में चर्चा करेंगे। ब्रज भाषा मूलतः ब्रज क्षेत्र की बोली है। विक्रम की 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक भारत में साहित्यिक भाषा रहने के कारण ब्रज की इस जनपदीय बोली ने अपने विकास के साथ साथ भाषा नाम प्राप्त किया और ब्रज भाषा नाम से जानी जाने लगी। शुद्ध रूप में यह आज भी मथुरा, आगरा, धौलपुर और अलीगढ़ जिलों में बोली जाती है। इसे हम केंद्रीय ब्रजभाषा भी कह सकते हैं। प्रारंभ में ब्रजभाषा में ही काव्य रचना प्रारंभ हुई थी। भक्ति काल के कवियों ने अपनी रचनाएं ब्रजभाषा में ही प्रस्तुत की हैं, जिनमें सूरदास, रहीम, रसखान, बिहारी लाल, केशव, घनानंद आदि कवि प्रमुख हैं। हिंदी फिल्मों और फिल्मी गीतों में भी ब्रजभाषा के शब्दों का बहुत प्रयोग मिलता है। आधुनिक ब्रजभाषा 1,23,00,000 जनता के द्वारा बोली जाती है और लगभग 38,000 वर्ग मील के क्षेत्र में फैली हुई है। आधुनिक ब्रज का केंद्र मथुरा माना जाता है और कृष्ण भक्ति काव्य की एकमात्र भाषा ब्रज ही थी। लगभग सारा रीतिकालीन साहित्य भी ब्रज भाषा में ही लिखा गया था। साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली ब्रज भाषा है। साहित्यिक महत्व के कारण ही इसे ब्रज बोली नहीं अपितु ब्रज भाषा की संज्ञा दी जाती है। मध्यकाल में इस भाषा ने अखिल भारतीय विस्तार पाया। बंगाल में इस भाषा से बनी भाषा का नाम ब्रज बुली पड़ा। आधुनिक काल तक इस भाषा में साहित्य सृजन होता रहा, पर परिस्थितियां ऐसी बनी कि ब्रजभाषा साहित्य सिंहासन से उतार दी गई और उसका स्थान खड़ी बोली हिंदी ने ले लिया। शुद्ध रूप से ब्रजभाषा आज भी मथुरा, अलीगढ़, आगरा, भरतपुर और धौलपुर जिलों में बोली जाती है। ब्रज का कुछ मिश्रित रूप जयपुर राज्य के पूर्वी भाग तथा बुलंदशहर, मैनपुरी, एटा, बरेली और बदायूं तक बोला जाता है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने भाषा सर्वे में पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, इटावा और कानपुर की बोली को कन्नौजी नाम दिया है, किंतु वास्तव में यहाँ की बोली मैनपुरी, एटा, बरेली और बदायूं की बोली से भिन्न नहीं है। अधिक से अधिक हम इन सब जिलों की बोली को पूर्वी ब्रज कह सकते हैं। सत्य तो यह है कि बुंदेलखंड की बुंदेली बोली भी ब्रज भाषा का ही रूपांतरण है। बुंदेली दक्षिणी ब्रज कहलाती है। डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार ब्रज का क्षेत्र निम्न प्रकार से है, जिसमें मथुरा, आगरा, अलीगढ़ जिलों को केंद्र मानकर उत्तर में यह अल्मोड़ा, नैनीताल और बिजनौर जिले तक फैली है। दक्षिण में धौलपुर, ग्वालियर तक, पूर्व में कन्नौज और कानपुर जिलों तक, पश्चिम में भरतपुर और गुड़गांव जिले तक इसकी सीमा है। यदि हम साहित्य यात्रा की बात करें तो ब्रज भाषा बोलचाल की भाषा और साहित्यिक ब्रज भाषा में अंतर करने की आवश्यकता दो कारणों से पड़ती है। बोलचाल की ब्रज भाषा ब्रज के भौगोलिक क्षेत्र के बाहर उपयोग में नहीं लाई जाती, जबकि साहित्यिक ब्रज भाषा का उपयोग ब्रज क्षेत्र के बाहर के कवियों ने भी उसी कुशलता के साथ किया है जिस कुशलता के साथ ब्रज क्षेत्र के कवियों ने किया है। दूसरा अंतर यह है कि बोलचाल की ब्रज और साहित्यिक ब्रज के बीच में एक मानक ब्रज है, जिसमें ब्रज भाषा की उपबोलियों के सभी रूप स्वीकार्य नहीं हैं। दूसरे शब्दों में ब्रज भाषा के विभिन्न रूप विकल्पों में से कुछ ही विकल्प मानक रूप में स्वीकृत हैं और इस मानक रूप को ब्रज के किसी क्षेत्र विशेष से पूर्ण रूप से जोड़ना संभव नहीं है। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि ब्रज प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्र की भाषा मानक ब्रज का आधार बनती है। जिस तरह मेरठ के आसपास बोली जाने वाली बोली, जिसे कौरवी नाम दिया गया है, मानक हिंदी से भिन्न है, किंतु उसका व्याकरणिक ढांचा मानक हिंदी का आधार है। इसी तरह मध्यवर्ती ब्रज का ढांचा मानक ब्रज का आधार है। मानक ब्रज और साहित्यिक ब्रज के बीच भी उसी प्रकार का अंतर है। यह भेद वाक्य विन्यास, पद विन्यास और उक्ति भंगिमा के स्तरों पर भी रेखांकित होता है। यह तो ब्रज भाषा
यह तो भाषा विज्ञान का माना हुआ सिद्धांत है कि साहित्यिक भाषा और सामान्य भाषा में अंतर प्रयोजनवश आता है, और चूंकि साहित्यिक भाषा अपने संदेश से कम महत्व नहीं रखती और उसमें बार बार दोहराए जाने की, नया अर्थ उद्भावित करने की क्षमता अपेक्षित होती है, उसमें मानक भाषा की यांत्रिकता अपने आप टूट जाती है, उसमें एक दिशीयता के स्थान पर बहुदिशीयता आ जाती है और शब्द चयन, वाक्य विन्यास, पद विन्यास सब इस प्रयोजन को चरितार्थ करने के लिए कुछ न कुछ बदल जाते हैं। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि व्याकरण बदल जाता है या शब्दकोश बदल जाता है। केवल व्याकरण और शब्द के कार्य बदल जाते हैं, क्योंकि दोनों अतिरिक्त स्वदेश्यता से विद्युत चालित कर दिए जाते हैं। ब्रज भाषा में अपना रूपगत प्रकृति ओकारांत है, यानी कि इसकी एक वचनीय पुल्लिंग संज्ञा और विशेषण प्रायः ओकारांत होते हैं, जैसे खुरप, यामर, मांझ आदि संज्ञा शब्द ओकारांत हैं। इसी प्रकार कारो, गोरो, सांवरो आदि विशेषण पद ओकारांत हैं। क्रिया का सामान्य भूतकाल का एक वचन पुल्लिंग पक्ष भी ब्रज भाषा में प्रमुख रूप से ओकारांत ही रहता है। कुछ क्षेत्रों में य श्रुति का आगम भी मिलता है। अलीगढ़ की तहसील कोल की बोली में सामान्य भूतकालीन रूप यह श्रुति से रहित मिलता है, लेकिन जिला मथुरा और दक्षिणी बुलंदशहर की तहसीलों में यह श्रुति अवश्य पाई जाती है। कन्नौजी की अपनी प्रकृति ओकारांत है। संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया के रूपों में ब्रज भाषा जहाँ औकारांतता लेकर चलती है, वहीं कन्नौजी ओकारांत है। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग ब्रज के अतिरिक्त बोली क्षेत्रों में होने के कारण उन क्षेत्रों की बोलियों के रंग भी जुड़े हैं। आज की साहित्यिक हिंदी में भी इस प्रकार का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वह किसी एक मुहावरे, एक चाल में बंधी हुई भाषा नहीं है, उसमें क्षेत्रीय रंगतों को अपनाने की और उन्हें अपने रंग में ढालने की क्षमता है। ब्रज भाषा में भी भोजपुरी, अवधी, बुंदेली, पंजाबी, पहाड़ी, राजस्थानी प्रभावों की झाई दिखाई पड़ती है और उससे ब्रज भाषा में दीप्ति और अर्थवत्ता आती है। कुछ शब्दकोश भी बढ़ा, मुहावरे तो निश्चित रूप से नए इसमें सन्निविष्ट हुए। बुंदेलखंड के कवियों में पद्माकर, ठाकुर, बोधा और बख्शी हंसराज का प्रभाव उल्लेखनीय है। भोजपुरी क्षेत्र के कवियों में इतने बड़े नाम तो नहीं लिए जा सकते, लेकिन रंगपाल, छुटकन जैसे कवियों के द्वारा रचे गए भागों में भोजपुरी से भावित ब्रज भाषा की छटा एक अलग ही प्रकार की मिलती है। ग्वाल कवि गुरु गोविंद सिंह जैसे पंजाब क्षेत्र के कवियों ने पंजाबी प्रभाव दिया है। दादू, सुंदरदास और रज्जब जैसे संत कवियों की भाषा में, जो कि प्रमुख रूप से ब्रज भाषा ही है, राजस्थानी का पुट गहरा है। अतः ब्रज भाषा का उद्भव और विकास हिंदी भाषा के साहित्य में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। धन्यवाद।